कहानियां लिखी कि आप सोच नहीं सकते। मेरे पास चार्जशीट मौजूद है दिल्ली की, कतिल सिद्दीकी की। जिस वक्त कतिल सिद्दीकी को पकड़ा जाता है 11 लोगों को चार्जशीट 1/11 लोगों को चार्जशीट किया जाता है। 17 लड़कों को सस्पेक्शन में डाल दिया था, सस्पेक्टेड। यानी आप उस चार्जशीट में 17 आदमियों को और पकड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हो कि दे आर नॉट चार्जशीटेड बट दे आर सस्पेक्टेड। और उसमें फतेह महमूद का नाम लिखा और एक महीने के बाद आपने कहानी लिख दी कि फतेह महमूद जी थोड़ा आतंकवाद उसमें शामिल था। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसे आप जहाँ अदालत है, सरकार है, वहां पर आप एक बहुत अहम स्तंभ है, चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। अगर इससे आप लोगों ने फिक्र नहीं किया, गौर नहीं किया और सच्चाई को सामने नहीं लाए तो आने वाला दिन सरकारें बहुत खराब दिन लाने वाली। ये नक्सलवाद क्यों है? क्या हमारी सरकार ने कभी सोचा? कौन सा ऐसा आदमी है हमने से आप में से किसी से कोई कहे जो तुमको बहुत अपना देंगे, बहुत रुपया देंगे, जो जंगल में रहो तो तैयार होगा? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप चलेंगे जंगल में? अरे भाई, अरे कुछ हाँ नहीं बोलेंगे? मैं वाहिद आदमी पहली मरतबा हिंदुस्तान में अब तक मैंने सबसे सवाल किया किसी आदमी ने, आप सरकार है? अरे दैनिक जागरण से बहुत सीनियर नहीं, तो आप पहले आदमी मुझे मिले। मुझे आप सोने स्टोर देवे तो नहीं जाऊंगा। ईमान भी आदमी बेचता है कि किसी मकसद से बेचता है, आराम करने के लिए बेचता है, जंगल में मच्छर कटवाने से नहीं। सोच बदलना होगा। आपने कहा पैसे पे सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इसलिए मुल्क चल रहा है। इतनी है कि मुल्क चल रहा है। हेलो, पिछले दिनों खालिद मुजाहिद का मामला, खालिद मुजाहिद का सबक क्या है? अरे तो उसको मेन याद आ गया बहुत दूर। खालिद मुजाहिद के जो खालिद मुजाहिद, हाँ, इसके पूरे मामले को जाए 2008 में इनके घर से पकड़ा जाता है 12 तारीख को। नहीं, ये तारीख को, 18 तारीख को, और 16 तारीख को खालिद मुजाहिद को मरियम से पकड़ा जाता है और 22 तारीख को दोनों को बाराबंकी से दिखाया जाता है विस्फोटक के पास। हम लोग इस मसले को लेकर बहुत बड़ा मुजाहिरा करते हैं, करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इस बीच में सबके साथ आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ने आते हैं। मेरे पास हुआ है जैसा कि लोग उस वक्त हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, मैं शहर का इमाम कह लीजिए, मदरसे का नाज़िम कह लीजिए, आशीर्वाद लेने जैसे लोग आते हैं वो आशीर्वाद लेते हैं। तो हमने कहा हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते इसलिए कि आपने ये काम किया है। तो वापस क्या उन्होंने कहा था हमने जीत नहीं जीत पाएंगे बहन जी, तो बहन जी ने फौरन जो निमेश आयोग बना दिया और काफी मैं बता रहा हूँ जो हुआ था। और वहाँ उनका मामला ये देखिए हमने जो आयोग बनवा दिया। इलेक्शन 3 हफ्ते बाद था, उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। बहुत अच्छी बात। और डम्पी साहब आके जीते हम लोगों ने, मगर बहन जी को आई और चली गई। बहन जी के भाई आए, मामू साहब से लोगों ने कहा भाई आपको पूछे, उनके जमाने में
रिपोर्ट पेश होती है, असेंबली 2 मरतबा चलती है, उनके पेश करने के बाद मुलायम सिंह के लिए तो बहुत आसान था, बड़ा अच्छा एक विषय था, इसको पकड़ पे लाते और सबके सामने पेश करते कि मायावती ने तो मुस्लिम नौजवानों को फंसाया था, रिपोर्ट आ गई, हम छोड़ने जा रहे हैं या हम इससे अमल करने जा रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह एंड कंपनी अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि न्याय आयोग ने सिर्फ इन लोगों को की गिरफ्तारी को गलत नहीं बताया, बल्कि उन पुलिस वालों के सवाल खड़े किए कि जो विस्फोटक उनके सामने से इनके पास से दिखाया गया, ये विस्फोटक इन पुलिस वालों के पास कहाँ से आए। इसका मतलब कि ये पुलिस वालों ये सारा काम करते हैं और इस मुल्क में मासूम नौजवानों को पकड़ करके घर से ला करके इस तरह के आइटम दिखाए जा रहे हैं। ये तमाम पुलिस वाले उसमें फंस रहे थे और फंसेंगे। 2014 का इलेक्शन जिस तरह 2012 का इलेक्शन फैसला हाउस एक मुद्दा था यूपी का, इस तरह 2014 का इलेक्शन निवेश आयोग के बाहर आए बगैर नहीं मुकम्मल होगा। बाय हुक या बाय हुक इनको लाना पड़ेगा। और चूंकि मुलायम सिंह खुद एक आतंकवादी है, उन्होंने 2005 को हमारे 6 मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ जिलों में पकड़ के लाके रामलल्ला पे हमला करने का वो बना करके उन्होंने 6 लड़कों का इनकाउंटर किया, 6 मुसलमान और 1 हिंदू, और हिजबुल मुजाहिदीन का नाम दिया। उसमें राकेश पांडे, जब उसमें उसका इनकाउंटर हो गया, पुलिस वालों की दुश्मनी थी, उन्होंने एक उसमें डाल दिया, लाके उसमें रखते थे लाकअप में। सातवां वहां के लोकल पुलिस वालों ने डाल दिया अपनी तरफ से। जब राकेश पांडे मारा गया और लोगों ने पहचान कर लिया उसकी, वो पूरा मामला दब के रह गया और उसमें 5 और लड़के पकड़े गए जो आज भी नैनी जेल में बंद हैं। और उनसे ये दिखाया जा रहा कि जो लोग मारे गए उनके पास से मोबाइल निकला और उस मोबाइल में तुम्हारा नंबर मौजूद था। तुम्हारे पीसीओ से उसका नंबर आया था। आज 7वां साल है, 8 13 साल। वो 5 लड़के, 4 कश्मीरी, एक सहारनपुर का लड़का डॉक्टर इरफान, ये लड़के जेल में बंद है, रामलल्ला पे हमला करते। मेरा सवाल, अभी मैं अपने वकील को, तमाम लोगों को, क्योंकि उनका खत आया था कि मेरा मुकदमा किस तरीके से जा रहा है, मैं उनका मुकदमा लड़ रहा हूँ उन 5 बच्चों का। रामलल्ला तक जाने के लिए बैरिकेडिंग 92 के बाद लगा दी गई, ये सब जानते हैं। उस जगह पर गाड़ी पहुंची कैसे? चारों तरफ बैरिकेडिंग है। और हिजबुल मुजाहिदीन में राकेश पांडे कैसे आया? मौलाना वलीउल्लाह को मुलायम सिंह ने 2004 में उनके घर फूलपुर से उठवाया और गोसाईगंज से ले जाकर के उनको जो है मास्टर माइंड आपका बनारस बमकांड दिखाया। उसके अलावा और बहुत से मेरी फाइल में वो है, मैं जो इस मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि जो शख्स 93 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब ये आए तो 93 में कानपुर में 270 मुसलमान मारे गए दंगे में पुलिस की गोली से। और जो एसएसपी उस वक्त था, इस वक्त हम पूर्व डीजीपी कह सकते हैं, जो अभी
नागर साहब से पहले थे। जस्टिस माथुर कमीशन बना, उस जस्टिस माथुर कमीशन को भी मुलायम सिंह हजम करके बैठे हुए। उनके जमाने से आज तक उन्होंने उस कमीशन की रिपोर्ट को पटल पे नहीं रखा। लिहाजा मैं उनको, सरकार को आतंकवादी कहता हूँ। इसमें से कोई हिंदू आतंकवादी नहीं, कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है। सरकारें आतंकवादी हैं अपने मकसद के लिए। नौजवान चाहे वो पाले जी रहे हों, चाहे वो हमारे बच्चे रहे हों, इन तमाम लोगों को मारा जाता है पकड़ के ला करके, और आवाम को ऐसे माहौल में रखने की कोशिश की जा रही है। आप अक्सर टीवी पे देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। मैं एक दिन देख रहा था कि 2 आतंकवादी अम्बेडकर में सवार होकर गुजरात में दाखिल हो गए। मैं आप बुद्धिजीवियों से सवाल करता हूँ कि जब आपने 2 आतंकवादी भी देख लिए, अम्बेडकर कार भी देख ली, तो आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? हाई अलर्ट हो गया। 4 आतंकवादी पोस्ट के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो गए, आपने पोस्ट का रास्ता भी देख लिया, उनकी पोस्ट पकड़ क्यों नहीं ली? ये सरकारी आतंकवाद है। हजरत एक छोटा सा सवाल है कि आपका मानना है कि हिंदुस्तान में जो भी बम ब्लास्ट के वाकयात होते हैं वो सरकारें कराती है, सरकार आईबी के जरिए कराती है, आईबी के जरिए Yes. सरकारें कराती है। यस, दूसरा सवाल हमारा आईबी ये का है कोई कि काम नहीं इसके अलावा। जी, दूसरा सवाल अलर्ट कराने के अलावा मुझे कोई काम बता दें, और अगर कराई के लिए तो उसके बजट नहीं मिलेगा। पिछले दिनों एक जो खालिद मुजाहिद का वाकया हुआ है, मौत का वाकया हुआ है, उसमें बहन जी और मुलायम सिंह दोनों को आप बराबर का कसूरवार मानते हैं कि एक को मानते हैं? एक ने पकड़ा जी, दूसरे ने मार दिया, यानी कि दोनों बराबर। पकड़ने वाले से ज्यादा मारने वाला वो है। हमें तो इंसाफ की उम्मीद थी, अगर ये देख लेते तो हमारा लड़का घर पहुंच जाता। दोनों कसूरवार है? नहीं, दोनों नहीं, मुलायम सिंह उनसे ज्यादा है। मायावती और नहीं, एक ने पकड़ा, दूसरे की हुकूमत दूसरे में को मार मारा दिया गया, तो मारने वाला ज्यादा वो है, हमारी उम्मीद खत्म हो गई ना। और पकड़ने वाला अभी। एक मिनट, थोड़ा मेरी बात को समझिए। एक आदमी ने पकड़ा, अदालत हमारे बच्चे को छोड़ सकती थी, लेकिन वो रास्ता बंद करने वाला कौन निकला? मुलायम सिंह। तो मारने वाला बचने के चांसेस खत्म कर दिए उसने ना, उनसे बड़े गुनहगार हुए ये। अभी अरशद मदनी का बयान आया है, बड़ा गुनहगार कौन है? मुलायम सिंह। अरशद मदनी का बयान आया है, उस पर आपने तस्दीक की। इस नजरिए से क्या अरशद मदनी मुलायम सिंह की बात पर अमल करके वही कह रहे हैं, या अपने तरफ से मुसलमानों की हिमायत के डैमेज कंट्रोल? बुखारी साहब की मुलायम सिंह से लड़ाई, बुखारी साहब लखनऊ उतर के मुलायम सिंह घर जाते हैं, भाई क्यों? डैमेज कंट्रोल। इन लोगों को कोई लड़ाई नहीं है, ये सब चोर मौसियार भाई आपस में। मैं अरशद मदनी साहब की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब ताज़ियत करने मुलायम सिंह के, मुझे नहीं मालूम खालिद मुजाहिद से उनका क्या रिश्ता था मुलायम सिंह का, तो ताज़ियत करने अखिलेश यादव क्या जाते हैं और लेके क्या आते हैं 6 लाख रुपया, जबकि उनके वालिद तथा पहले ऐलान कर चुके थे कि हम सरकारी कोई भी भीख लेने को तैयार नहीं है, हमें अधिकार चाहिए, हमारे बच्चे के कातिलों को सजा मिले, वो हमारे लिए न्याय चाहिए हमको, वो हमारी मदद होगी। हमें पैसा दे के हम लाश को बेचने को तैयार नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम है, कल उन्होंने पैसे वापस कर दिए। जब उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके बावजूद अरशद मदनी साहब उनके घर पे क्यों नहीं गए? बुखारी साहब उनके घर पे क्यों नहीं गए? नहीं घर पे जा सकते थे, 12 उनकी लाश से आ जाते। लखनऊ से 2 मिनट का रास्ता था, सुबह की फ्लाइट, जो फ्लाइट 2 घंटे 4 घंटे के बाद उन्होंने ली, 2 घंटे पहले ले लेते। अहमद बुखारी और मौलाना अरशद मदनी साहब को जो है खालिद मुजाहिद के घर जाना चाहिए था, ना कि मुलायम सिंह के यहाँ। और इन लोगों के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। तो मुलायम सिंह जो कह रहे थे कि मुसलमानों की अक्सरियती वोट हासिल करने के बाद इक़्तिदार में आई हुकूमत मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रही है। कौन? समाजवादी हुकूमत धोखा देने का काम, धोखेबाज से आप ऐसा करें, चोर चोरी करेगा, धोखेबाज धोखा देगा। मुलायम सिंह ने पूरी जिंदगी धोखा दिया। मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद गिरवाई है। 90 में उन्होंने रिहर्सल करा। मैं
कल्याण सिंह को नहीं मानता। 90 में उन्होंने बाबरी मस्जिद को कहा कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। मेरा सवाल है, आप इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और ये कहें कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा, तो उन्होंने वहां पर 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख आदमी मुलायम सिंह ने कारपेड़ों को वहां पहुंचने क्यों दिया? अगर वो मस्जिद की हिफाजत करना चाहते थे तो मुलायम सिंह ने एक गुंबद गिरा करके उसकी मरम्मत करा करके रिहर्सल कराया था अपने जमाने में। देखो ऐसे काम करना। अगर बात कर रही है कि अरशद मदनी और अहमद बुखारी को जो है जी, आपकी इत्तला के मुताबिक अब तक जौनपुर गए कि नहीं गए? नहीं गए। तो ये जो अखबारों में आ रहा है, दोनों आदमी नहीं गए। दोनों आदमी। मैं अभी उनके चिट्ठा से बात करा दूं? नहीं आप नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। जमीयत-उलमा का दूसरा गुरु, जी। ये दूसरा गुरु जी। मौलाना महमूद असद बंदी, उसका क्या मौक़ूफ़ है, उसके बारे में क्या? मैंने उनके मौक़िफ़ के बारे में पहले दिन उनकी खबर मैंने पढ़ी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे सारे लोग बोलते हैं। उन्होंने भी ताबीयत कर दिया अखबार में। वो जौनपुर गए नहीं, वो भी नहीं गए। तो आपका कहने का मकसद ये कि हुकूमत इनको मोहरा बना रही है? नहीं, हमारा कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि ये सियासतदान की चालबाजियों के हमारे लिए उलमा समझने से काफिर हैं। आप दोबारा नहीं डालेंगे। इन सियासतदानों की चालबाजियों को, धुर्तबाजियों को, धोखेबाजियों को समझने से हमारे उलमा या तो काफिर है या तजाहुल अरफाना से काम ले रहे हैं। बहुत साफ तौर पे दो ही बात हो सकती है, या तो जानबूझ के या अनजाने में। उस कातिल के घर, उस हुकूमत कातिल के घर इन लोगों का जाना मुसलमानों के वकार को मजरूह करना था। अब्दुल-रहमान वाइजी, मौलाना सैफुर-रहमान नदवी ने जिस तरह आजम खान के मामले पे जाकर के दरबारी अंदाज में वहां सलाम पेश किया, ये तमाम लोग खालिद मुजाहिद को के घर की उन्हें क्या आतंकवादी समझते थे? बेकसूर नौजवानों की लड़ाई का जो जमीयत-उलमा दम भरती है, तो क्या फिर ये सिर्फ एक घोषणा है? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई नहीं कहूँगा। वो मुकदमात लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत करे। आजम खान ने जो मुकदमात की पहली के सिलसिले में अपना बयान दिया, उसके बारे में क्या? आजम खान ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यहाँ तो हमें इंसाफ मिलेगा नहीं, अल्लाह ताला क्या मिलेगा। मैं आपके जरिए आजम खान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा तो ऊपर चला गया, अब ये जवाबदेही के लिए कब जा रहे हैं? अदालत में जो पैरवी की गई समाजवादी के जरिए मुकदमा और समाजवादी हुकूमत के जरिए, नहीं, यहाँ पर तो हमें इंसाफ मिला नहीं, हमारा बच्चा ऊपर चला गया। अब मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और आजम खान, ये तीनों जवाबदेही के लिए ऊपर कब जा रहे हैं? भाई अल्लाह के इनको जवाबदेही के लिए जाना होगा ना, तो कब जा रहे हैं? ये सवाल आप मेरे तरफ से आजम खान हुकूमत की रवि की बदौलत से मुकदमा वापस नहीं हुआ। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि हम भीख नहीं चाहते। हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि हम मुसलमानों को भीख दे रहे हैं। हमने न्यूज कमीशन, अगर वो आतंकवादी है तो अगर हिंदू आतंकवादी को 1 मरतबा कत्ल किया जाता है तो मुस्लिम आतंकवादी को 1000 मरतबा कत्ल किया जाए। इसलिए उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया है। लेकिन हमने ये बात की कि अगर न्यूज कमीशन की रिपोर्ट को बदल कर रखा गया होता तो आज फैजाबाद के एक वकील ने जो वकीलों को मारा और ये कहा कि जब हम आतंकवादियों को देखते तो हमें गुस्सा अपने बच्चे याद आते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को मारते हैं। तो अगर ये बदल पे आई होती और इमेज कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाती खुलेआम आवाम के जहन में, तो लोगों का गंदा जहन साफ होता। तो शायद वहाँ का ये वकील ये जुमला बोलने के लिए आज हिम्मत नहीं करता, हालांकि वो जुमला सिर्फ अपने बचने के लिए बोल रहा है। वो खुद एक आतंकवादी है जो आतंकित कर रहा है वहाँ के मुस्लिम वकीलों को। आतंकवाद है क्या किसी को आतंकित करना?
किया, और आप मंसूर इलाही समाजवादी अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष है फैजाबाद का, और वो सज्जादुर रहमान की जमानत की अर्जी की मुखालफत करने के लिए अपने भाजपाई वकीलों को वो अपना वकील बनाता, खुद के लिए वकील बना के बेचारा। इसी को समझिए कि समाजवादी का और भाजपा का कितना करीबी ताल्लुक है। बनारस का वकील ने वो हाईकोर्ट में जा करके पीआईएल दाखिल करता है कि इन लोगों को कैसे छोड़ा जा रहा है, वो भी समाजवादी का। तो चोर को चोरी करो, शासक को जाते रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत लगे। आपकी राय में आतंकवाद कैसे खत्म होगा? कोई सजेशन दीजिए। जिस दिन जुल्म खत्म हो जाएगा, सरकारें ईमानदार हो जाएंगी, आतंकवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो अधिकारों से वंचित है उनके अधिकार मिल जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद है क्या? माओवाद है क्या? ये तमाम लोग आप आदिवासियों की जमीन लेकर के पूंजीपतियों को दे देते हैं। आप उनकी राइटी तय करते हैं कि जिनके बाप दादा 100 साल 200 साल से जंगल के आबाद से आप उनको हटा करके भगा देते हो, ना उनको कहीं रहने की जगह देते हैं, ना उनके कोई खाने का इंतजाम करते हैं। अगर उनको 10% की राइटी दी जाती कि हमने फला को दिया पूंजीपति को, तुम 10% जिंदगी पर उनको राइटी दोगे जब तक वहां से खदानें निकलेंगी। क्या ये सरकार का काम नहीं है? आप 5,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों से इनकम टैक्स लेते हो, 50,000 करोड़ बेनिफिट देते हो उनको। आज इस मुल्क में कोई पूंजीपति इनकम टैक्स नहीं देता, वो दिखाता है सिर्फ। एक फिल्म वाले देते हैं ईमानदारी से, उसका बेनिफिट उनको कुछ नहीं मिलता। आवाम से पैसा लेके टिकट बेचते हैं, खरीदते हैं, फिल्म बनाते हैं। बाकी जितने पूंजीपति इनकम टैक्स देते हैं, एक के बदले लाखों में लेते हैं, 1 रुपये के मुकाबले में लाखों लेते हैं। सब्सिडी के नाम पर, फला के नाम पर, ढिका के नाम पर, मुख्तलिफ चीजों के नाम पर। आम आदमी, हम आप 4 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया साल में, तो हम इनकम टैक्स देते हैं ईमानदारी से। पार्लियामेंट इंतखाब में जो है और उलमा कौंसिल का क्या रोल है? हम राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की क़ियादत में अभी तक इस मुल्क में 65 साल से हिंदू लीडरान की क़ियादत में इलेक्शन लड़ा गया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या थर्ड फोर्थ 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 जो भी बनी। और इस 65 साल में इन तमाम लोगों को मौका मिला, देशवासियों को शुद्ध जल तक अभी तक ये नहीं पहुंचा पाए। मैं अभी दिल्ली में था, जहाँ बैठ के मैं प्रेस से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि साहब फला जगह, उन्होंने कहा मौलाना बहुत दूर की बात मत की, तो 10 किलोमीटर की बात थी, आपसे सदा हुआ ओखला है, वहाँ पर भी शुद्ध जल नहीं है। तो अगर 65 साल में दिल्ली जैसी जगह पर साफ पानी पीने का नहीं दे पाए, तो इनसे रोटी कपड़ा मकान सड़क स्वास्थ्य और फला जगह की क्या उम्मीद की जा सकती है। लिहाजा जब तक कि ईमानदार लोगों के हाथ में क़ियादत नहीं आएगी, हुकूमत नहीं आएगी, तब तक इस मुल्क का अरे बात ने अभी कहा मैं अपनी बात ये पूरी बात हो जाना। इसलिए हमने ये तय किया है, हमारी सीपीआई की बात चल रही, बहुत से लोगों से बात चल रही है, उन लोगों से हमने बात की बहुत साफ तौर पे कि आपने 35 साल वहाँ पर काम किया, लेकिन आपने वहाँ भी मुसलमानों को अधिकारों से वंचित रखा। आप ईमानदार जरूर कहो, आपने खजानों को लूटा नहीं, लेकिन लोगों के अधिकार आपने देने दिए। और जब आपने अधिकार देना शुरू किया लास्ट में, तो हुकूमत आपके हाथ से चली गई। आपको 35 साल के बाद मुसलमानों को ख्याल और रिजर्वेशन और फला देखा आपने कलकत्ता में देने की कोशिश की, लेकिन वो आपके हाथ से चली गई। इस तरह की बहुत सी पार्टियां जो थर्ड फोर्थ के नाम पर आती हैं, मेरा बहुत साफ तौर से कहना है, अगर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की क़ियादत में ये लोग अगर इकट्ठा होती हैं मुसलमानों को, तो एक थर्ड फोर्स जरूर इस मुल्क में लीडर के तौर पर इस मतलब आएगी। उत्तर प्रदेश जिसकी क़ियादत जी, उत्तर प्रदेश इस मुल्क का एक हिस्सा है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूँ। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रदेश उलमा कौंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ।
और राष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिया था। एक बड़ा हिस्सा है। 525 सीटों में कितनी सीटों पर आप अपने बहुत उम्मीदवार साफ से अभी हमारी बात चल रही है। आप पार्टी भी हमारे साथ बात चल रही है। बहुत सी पार्टियां हैं जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा, हम बेपरवाही में काम कर रहे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और हम 25 साल का टारगेट लेके निकले थे, लेकिन हमने 4 साल में 15 साल के बराबर जो दूसरी पार्टियों ने 15 साल में अचीव किया पाया, वो हमने 3 साल में पा लिया। आपके बारात में मैंने 4 दिन में जो कुछ पाया आपको मालूम है। यहाँ पर नोलपा बहुत सी पार्टियां थी, इस पार्टी थी और मेरे दल बहुत सी पार्टियां थी। तो हम सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं और हम जिस मकसद के साथ निकले थे कि इस मुल्क से 2 तरह की नफरत इस मुल्क में है। एक तो आतंकवाद के नाम पर जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस मकसद को खत्म करने का संकल्प राष्ट्रीय उलमा कौंसिल लेके निकली है पहले दिन से। और अल्लाह के एहसान है कि हमने सबूत के साथ पेश किया है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और लोग अब इस षड्यंत्र को, इस साजिश को समझने लगे हैं। और अल्लाह का करम है कि 4 साल पहले तक किसी टीवी पे मासूम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अभी खालिद मुजाहिद मरे, मैं हिंदी मीडिया के बड़ा आभारी हूँ कि पहली मरतबा उन्होंने आतंकवादी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आरोपी लफ्ज इस्तेमाल किया उनके मरने का। तो हम कम से कम इसको आतंकवादी अदालत ने नहीं कहा, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता था। मीडिया में हम इसको हम कामयाबी अपनी समझते हैं कि हमने आतंकवादी से आरोपी तक हम ले आए और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इन तमाम अपने भाइयों के साथ ईमानदारी के साथ उनको बेबुनियादी साबित करके ये जो नफरत पैदा की गई है उसको खत्म करने की हम 2-4 साल में हम कामयाब हो जाएंगे। अशीत शैतान जी अभी दिल्ली में, उन्होंने बॉम्बे में बाकायदा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई लोगों को और वो उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया तमाम सबूतों के साथ कि ATF ने किस तरह से क्या क्या किया है। तो आज 4 साल पहले आप बता दें, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के पैदा होने के पहले एक रिहाई मंच, कोई मंच, जितने मंच बने हुए हैं सारे उस राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के, इसलिए हमने एग्रेसिव तरीका अपनाया और हमने कहा कि यहाँ की मुल्क में सरकार आतंकवादी है और ID आतंकवादी है। इस मुल्क में कोई इंडियन मुजाहिदीन नहीं है। बड़ी अजीब सी बात, इंडियन मुजाहिदीन यानी वो पहले नेशनलिस्ट है और फिर मुजाहिदीन है। बड़ी अजीब से ऐसी डिपोजिट ये सरकार, और अगर है तो PM के ऑफिस में उसका ऑफिस है और ID उसका जो है हेड ऑफिस बांटे। इस बात का जवाब नहीं आया कि कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ें। जी, हम अपने सहयोगियों के साथ 2 महीने चाहते हैं, 6 महीने में बहुत जल्द एक तीसरी विकल्प के हैसियत से बाहर आएंगे और उस वक्त हम जरूर बताएंगे कि हम ये वक्त से पहले हो सकता है कि हमारे पास वसाइल न हो, हम एक सीट पे न लड़ पाए। हम जल्दबाजी में नहीं हैं, हम बदलाव लाने निकले हैं। 2-4 मुसलमान या 2-4 हिंदू हमारी पार्टी से पहुंच करके बदलाव नहीं ला सकते। अगर मुसलमान, बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए, मुसलमान राष्ट्रपति बन जाए, मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए। मेरा कहना मुसलमान या हिंदू के बनने से नहीं, ईमानदार जब बनेगा तो मसला हल होगा। मुसलमान और हिंदू के बनने से मसला हल नहीं होगा। कोई ईमानदार बन जाए। और ये मुसलमान लोग ये बात की अलामत है कि कहीं हमारे अंदर नफरत है। मतलब मुख्यमंत्री होता है, वो किसी समुदाय, किसी जात, किसी बिरादरी का नहीं होता। वो सूबे का, उस प्रांत के सारे लोगों का मुख्यमंत्री होता है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्तर से काम करते हैं। जितने दोषी गुजरात दंगे में मोदी है उतने अखिलेश यादव। देखिए, मैं तो कहूँगा तो बात बहुत दूर तक लग जाएगी। मोदी ने तो 2 हफ्ता शायद दंगा कराया। अखिलेश तो जिस दिन की हुकूमत में पूरे साल, 1.25 साल से करवा रहे हैं, तो मोदी से बड़े हैं। मैंने इनको नाम अखिलेश मोदी दिया है। मैंने अखिलेश यादव हटा करके अखिलेश मोदी इनका नाम रखा है। मोदी से बड़े क्या है? मोदी से बड़े हैं ये। उलमा कह रहे हैं कि आप कई उलमा का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी RSS की तर्ज से काम कर रही है, RSS की जहनीत इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में देखिए, हमारे यहाँ
बड़ी अजीब सी बात होती है कि आप कुछ न करो, किसी पर इल्जाम मर दो। अगर आरएसएस बुरी है तो इसका मतलब कि आरएसएस की जिन सब भाजपा है, ठीक है। तो ताल्लुक आरएसएस का सिर्फ भाजपा से हुआ, वो कहते हैं हमारी दुनिया कैसे। लेकिन कांग्रेस ने 55 साल में जो हमारा हश्र किया, उनको आप क्या कहेंगे? कौन सा एसएस कहेंगे? एसएस कहेंगे? उनसे बड़ा आरएसएस वाला तो कांग्रेस से बड़ा मैंने देखा ही नहीं। मैंने मुलायम से बड़ा, अगर मैं तो कहता हूँ अडवाणी एक चड्डी खाकी पहनते हैं, एक लेकर पहनते हैं अपनी धोती के नीचे, तो मुलायम चड्डी लंगोट फिर एक लेकर पहनते हैं। इतने बड़े ये आरएसएस के हैं। 2004 की पूरी हुकूमत आरएसएस और अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद में बनी थी। और उन्होंने, अगर आपको याद होगा, टीवी के चैनल यहाँ मौजूद है, बाहर निकलने के बाद यही हमारे मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपके पास बहुमत नहीं, आप फिर कैसे करेंगे, भाजपा से तोड़ेंगे या बसपा से तोड़ेंगे? उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को नहीं तोड़ूंगा। ये जुमला था उनका। इस बात की मतलब है कि अंदर से सब एक है। हमारे लिए ना कांग्रेस, मैं बहुत बात इसलिए कहता हूँ कि इस्लाम और कुफ्र का मसला हो, एक मिनट, इस्लाम और कुफ्र का मसला है तो हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात, इस मुल्क में अडवाणी हिंदू, मुलायम मुसलमान, मालती मुसलमान और सुषमा स्वराज हिंदू। पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी का मेयार राष्ट्रीय उलमा कौंसिल सिर्फ ये समझती है कि हमारे अधिकारों को इस्तेकात की दस्तयाबी में, अधिकारों को दिलाने में जो हमारा ईमानदारी से साथ है वही हमारा दोस्त हो सकता है, और जो ना वो हमारा दुश्मन। आपके हिसाब से ये समझा जाए कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी से बड़े संप्रदाय जी, मैं गलत कर रहा हूँ। उसने तो 2 हफ्ता ये सब किया ना, 2 हफ्ते के बाद तो गुजरात में कुछ दंगा नहीं हुआ। लेकिन मुलायम सिंह जिस दिन पैदा हुए इसमें बहुमत के साथ, इससे पहले तो बहाना कर देते कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए राजा भैया को लेना पड़ेगा। इस मतलब राजा भैया को क्यों दिया? खालिद मुजाहिद को छोड़ने में खत लिख रहे हैं, राय ले रहे हैं, लेकिन राजा भैया को 2004 छोड़ने के लिए कोटा था, न जाने क्या क्या था, 302 था, न जाने कितने मुकदमा थे। 30 मिनट रात में इन्हें सरकार बनाने की बात आई, सुबह को इन्होंने उनको जेल से छुड़ा लिया, शाम को मंत्री बना दिया। वो कौन सा कानून इस्तेमाल किया? तो वो कानून इन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ भाई। इसलिए तो क्या इससे बड़ा संप्रदाय, इस वक्त राजा भैया को उनको बनाने की क्या जरूरत थी? उनकी पार्टी के विषय में इसलिए कि आस्थान का करवाना था, जौहर को मरवाना था। अभी सीआई की रिपोर्ट आएगी, आप 4 दिन बाद देखिएगा, राजा भैया क्लीन छूटेंगे, जो पुलिस वाले भागे तो वो भी क्लीन छूट जाएंगे। और वो बेचारा लड़का है नाबालिग, अभी तो बता रहा हूँ आपको, उस नाबालिग लड़के पे सारा केस डाल दिया जाएगा और उसको जो है उस मर्डर की 3 साल की सजा होगी, इसलिए जूनियर कोर्ट में जाएगा। आज बात की बात है, तोता कुछ भी बोल सकता है, जैसा मैना कहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मैना के कंधे पे सरकार केंद्र की पड़ी हुई है, तो तोता वही बोलेगा जो मैना कहेगी। इसलिए सीबीआई की जांच का भरोसा नहीं है, की बात करते हैं हम। तो खालिद मुजाहिद के मामले में एसआईटी की बात करते हैं कि सरकार अगर ईमानदार है तो 2 काम करे, हमारी कोई मदद न करे। ये 9 लोग जिनको सस्पेंड किया, इनके साथ का मुकदमा चलाया जाए, इसलिए इनकी मौजूदगी में सब हुआ। ये कुर्ता पैजामा पहन करके वहाँ गए थे, इनका कुर्ता पैजामा किसने उतारा? हमें जब लाश मिली तो लाश के लोअर पहना हुआ था, अंदर पटरे का एक चड्ढा पहना हुआ था। हमने उनके घर वालों से पूछा, आप लोगों ने ये पटरे का चड्ढा कभी किया? क्या वो कभी पहनते ही नहीं थे। और हिंदुस्तान का कोई मौलवी पटरे का चड्ढा नहीं पहनता, मैं जानता हूँ। और लोअर वो गेचिस लगी होती है, लोअर में गेचिस नहीं थी,
वो रस्सी से बांधा हुआ था लोग, कमरबंद जो होता है, चढ़ाया गया था जबरदस्ती। और वो जो शर्ट पहनाई गई थी वो आधे ही पेट पे थी, टी शर्ट। मैं आपको फोटो दे सकता हूँ, सीडी दे सकता हूँ। पोस्टमार्टम होता है, एंटीमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता है इंजरीज नील। मैं आपको फोटो दे सकता हूँ, आप लोग अपना ईमेल भी रिकॉर्ड में आपको दे सकता हूँ कि उसके पीठ पे पत्ते से मारने के निशानात थे, जिसे साफ कहते हैं हम लोग। आप क्या कहते हैं मुझे बताना। तो साफ पड़ जाती है, किसी डंडे से मारने की गोलियां साफ पड़ते हैं, हम लोग साफ कहते हैं अपनी जुबान में। उसके नाखून उसके काले थे, नाक से खून बह रहा था, चेहरा सूजा हुआ था, यहाँ पर काले दाग थे एक तरफ, सिर्फ एक तरफ। मैं यही कहूँ इतने सारे बात जो आपने आप सबसे पहले पहुंचे पोस्टमार्टम के नहीं, हम 2:30 बजे रात में वहाँ पहुँचे। आप खालिद मुजाहिद के साथ तारिक कासमी जी जी जी। क्या तारिक कासमी ने कोई ऐसा अभी तक स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ में पुलिस ने कोई ज्यादती की, उसको पीटा, उसको मारा, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट बता दीजिए। अगर आप थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करते तो बच्चे वैसा तो अपनी बात मुझसे पूछते ही नहीं। जिस जगह पर एक आदमी को मार दिया गया हो, दूसरा आदमी उनके अंडर में हो, वो वही बोलेगा जो वहाँ के लोग चाहेंगे। खालिद मुजाहिद सवाल जवाब कर लेते। तारिक ने उसी दिन हमने बाराबंकी हम लाश लेके गए घर पे, इसलिए कि हम जानते थे वहाँ बवाल हो जाएगा, इसलिए हमको लाश लेकर के खुद जाना पड़ा, वरना लाश 2-3 दिन तक नहीं करती, बड़े मसाइल पैदा होते। हम लाश पे सियासत नहीं करते। हमने उनके पिता से बात करके लिया और ले आकर के तुरंत दफन करा दिया। गांव के लोग बहुत सीधे हुए लोग वहाँ के हुए, हमने कुछ नहीं होने दिया। हमने सुलेमान साहब कानपुर, सुएब साहब एडवोकेट और एक साहब और, इन तीनों आदमी को मैंने, हम लोगों की बात ही, मैं भी जा रहा था, फिर ये क्या हुआ कि तुम वहाँ जाओ। वो लोग जेल गए, खालिद सिर्फ रोते रहे, उन्होंने कोई जुमला नहीं बोला तारिक, और उन्होंने ये कहा कि मेरी जान का भी खतरा है। इसके अलावा उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की। आप मोहतरम, हम तो पुलिस में नौकरी नहीं की है, लेकिन 2 घंटे के लिए 15 मिनट आप मेरे साथ कमरे में चलिए। घर में मिर्ची इस्तेमाल की जाती है, उलट के डालूंगा। अगर वापस आके आप सब नहीं कह दी सारा बमकान मैंने किया था, जो कहिएगा वो 5 मिनट में वापस आइएगा, यही पर कहिएगा प्रेस के सामने कि सारे बमकान हमने किए। आप उन लोगों की खारिज के मेरे पास मौजूद है, आप कहिए मैं आपको दे दूंगा। और खत छप चुका है आपके यहाँ कि नंगा करके उसके अगले तनासुर पे चरण से मारा जाता था। एक आदमी को दूसरे आदमी के मुंह में चटवाया जाता था कि तुम इसका वो चाटो, मनी मुंह में गिरवाई जाती थी, पेट्रोल इनके उसमें डाला गया मकद में, सुअर का गोश्त खिलाया गया, शराब पिलाई गई। और आप चाहते हैं कि खालिद उनकी कस्टडी में बोलेगा? खालिद बोलेगा इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रह करके वापस आया उस दिन बोलेगा आपके सामने बैठ के, और हमारे साथ बैठ के बोलेगा। आप चाहते कि जेल की कस्टडी में बोलेगा, जहां पर 24 घंटा उसको बंद किया जाता है 6/4 की कोठरी में? एक सवाल मेरा, कुर्ता पैजामा बदला कैसे, क्यों बदला? सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं मारा गया, बीमार था तो आपने उसको भेजा कैसे? मेडिकल क्यों नहीं भेजा? आपकी बात मान भी ले जाए तो वो बीमार था, तो बीमार का मेडिकल भेजा जाता है। हम लोग भी जेल में रहे हैं, मेडिकल भेजा जाता है, कैदी आ जाने के लायक नहीं है तो कुछ नहीं। अगर केस बनेगा निगलेंसी का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, उनकी निगलेंसी की वजह से हुआ।
कत्ल का मुकदमा होगा, 304 होगा नहीं होगा? क्या सरकार ने ये किया? तो वो चीजें हैं बहुत खास तौर से हैं और आप ये छुप नहीं पाएंगे। सरकारें बेनकाब होती, अगर ये ईमानदार होते तो माइती के जमाने का मामला था, फौरन उसको पटल पे लाते दिखाते और उसके साथ जब अदालत में जाते, अदालत पूछ रही थी वो जनहित क्या है, तो लिखते उसके अंदर की एक इलाके के कुछ संप्रदाय के लोग उसको मासूम मानते, इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। ये तो आप कहते कि हमारी पिछली गवर्नमेंट ने उनके जमाने में पकड़ा गया था, उन्होंने जांच की और जांच का रिपोर्ट ले आई, इसलिए हम इस रिपोर्ट के आधार पर हम उन बच्चों को छोड़ना चाहते हैं। ये हम फाइल में लगा रहे हैं रिपोर्ट। तो किसी अदालत को मैंने अर्ज किया ना कि राजा भैया को कौन सा कानून इस्तेमाल किया 25 में, किसी अदालत ने नहीं मना किया, और परसों जेल के बाहर आ गए। वो मुसलमानों को जल्दी में क्यों नहीं हुआ? मेरा एक सवाल है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस षड्यंत्र को समझा जाए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान खाई पैदा करना। एक कौम को आदमी जब बुरा समझ जाएगा तो उसके खिलाफ काम होगा। अभी मैं कुशीनगर की आपको बात बताऊंगा। एक गांव में एक मुसलमान है, उसकी 4 लड़कियों के साथ रेप हुआ है। पुलिस क्या जा रही, पुलिस ने उसके भाई को उठा के जेल भेज दिया। रेप करो, दरखास्त लेके जाए वो करवाना, रेप भेज तो जेल। ये लीजिए लॉ एंड ऑर्डर। अभी मुझे आप ही लोगों को पता चला कि अनिल कुमार वो साहब है जो सीबीआई में थे, जिनके पर चार्जेस है। इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सीबीआई ने काम किया था। जस्टिस माथुर की रिपोर्ट में जिस एसएसपी को वो ठहराया गया उसको इन्होंने डीजीपी बनाया। हर मुसलमान के साथी को ये बड़ी पोस्ट देते हैं। सबसे पहले जस्टिस माथुर की रिपोर्ट दे दें, हमारे खिलाफ तो दे दो। क्यों आपने नहीं दिया? आप ही ने बनवाया, अपने रिपोर्ट दो तो 93 वाली। देखिए, आप मेरे मुंह से करवाना चाहते हैं, पुलिस महकमा बहुत हद तक खराब हो चुका है। अगर अच्छों को तलाश किया जाए उसका परसेंटेज बहुत कम है, और जिसका परसेंटेज अच्छा है वो आपको थानों से और पोस्ट पे नहीं मिलेंगे। पुलिस सरकार को गुलाम की तरह काम करने की जिन लोगों की मानसिकता, उन्हीं लोगों को इस वक्त पोस्टेड दिया जा रहा है। आपके मुराद क्या है? आपका क्या शक्ल है? मैं उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान की पुलिस जब पुलिस की भर्ती में पैसे लेके किया जाएगा तो पहले दिन ही एक भरत पुलिस वाला हमारे दरमियान आएगा, जिसकी पहली नीति ये होगी कि हमने जो 6 लाख रुपया दिया उसको वापस कैसे दें। नहीं, पुलिस और दूसरे विभाग वो उससे भी पुलिस के जरिए इंसाफ मिलता है। पुलिस के जरिए इंसाफ मिलता है। राशन कार्ड की दुकान से राशन बनाने में एक आपका पहचान पत्र है जो कि न मिले तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपके घर में किसी बात रेप हो जाए और पुलिस आपको इंसाफ न दिला पाए तो मसला है। आगामी लोकसभा में आपसे
पार्टियों से आपकी बातचीत चल रही है, मैं अभी आपको नाम नहीं बता पाऊंगा। बहुत सी पार्टियों की चल रही है, उनके बाद हो पाएगी, उनसे नहीं हो पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि मुस्लिम क़यादत की किसी पार्टियों की बातें चल रही है। राष्ट्रीय पार्टियां जी, राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें और हमने सीपीआई और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और लोकसभा हमने विधानसभा में हमने बात है कि हम सीटों की बात नहीं करते हैं, ईमानदार लोगों को तलाश कर उसके साथ चलने के तैयार है। वो सीटें हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, हम एक लीडर बनने की कोशिश करेंगे। तो बात है दूसरी पार्टियां जो है, जो आपने बताया दूसरी मुस्लिम पार्टियों की बात नहीं हो रही है, दूसरी मुस्लिम पार्टियां ईमानदार नहीं। देखिए, आप उससे ज़्यादा जानते हैं कि जो लोग भी विकास सीटें निकाले उन्होंने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया। अगर मुस्लिम क़यादत की पार्टियां भी उन्हीं उसूलों पे चल के काम करें जो सपा और बसपा और भाजपा और कांग्रेस करती हैं, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पार्टी बनाने पर। भीड़ में एक इजाफा, बेईमानों के में एक इजाफा करना बेकार है। हमारे कुछ उसूल होने चाहिए और वो उसूल बैठक मुस्लिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। हमें तो वो सियासत बताई गई है कि रास्ते में हमारे बादशाह जाते हैं, हमारे नबी जाते हैं, प्रधानमंत्री जो भी आप कहेंगे, और एक यहूदी औरत जो मुसलमान नहीं है, ना मुस्लिम है, बोझ लेके जा रही है, उसका बोझ बेचते हैं। किसी अपने आयरो जरूर चमचों का नहीं कहते, साथियों का नहीं कहते, वो संचालक के लोगों को इस्तेमाल करना। वो खुद जाते हैं, उसका बोझ अपने पैर पर उठा के ले जाते हैं और घर पहुंचा देते हैं। और वो औरत कहते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे आदमी हैं। आजकल मोहम्मद नाम का एक आदमी हमारे दरमियान पैदा हो गया, हमारे धर्म से हमको दूर कर रहा है, उससे बच के रहना। तो उन्होंने कहा हमारी जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो मैं वही मोहम्मद हूँ। तो वो कहते हैं बेटा हमारी किताबों में लिखा है तुम्हारे जैसा बातेदार, बाअखलाक, ईमानदार, ज्ञानदार, अदल इंसाफ करने वाला एक नबी आएगा, एक दूध आएगा। अगर तुम वही हो तो हम तुमसे ईमान लाते हैं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल इस सियासत को इस मुल्क में इंट्रोड्यूस कराना चाहती है जहाँ पर इंसानों की बात होगी, धर्म और जात के आधार पर मामला नहीं किए जाएंगे। पार्टी के अंदर एकदम गलत, कभी उन्होंने किया। अगर एक आप उनकी तकरीर बता दें जिसको उन्होंने ये किया हो कि मैं अल्लाह अपने मुसलमान होने के नाते मुझे जब भाजपा के लोग जय श्री राम के नाम लगाते मुझे बुरा नहीं लगता। मोदी ने टोपी नहीं पहनी मुझे बुरा नहीं लगा, मुलायम जब टोपी पहनते मुझे बुरा लगता है। इसलिए कि एक दिन टोपी पहनते इसलिए कोई कहता कि मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मोदी ने नहीं पहनी, इसका मतलब वो ओरिजिनल था, हिंदू था, उसने कहा नहीं पहनेंगे तुम्हारी टोपी मुसलमान। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने मीडिया में उसको बुरा माना, मैं बुरा नहीं माना। कम से कम वो जो है, जो जाहिर है वही बातिन है, जो अंदर है वो बाहर है। लेकिन ये जो अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। इसलिए डॉक्टर यूँ ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अगर हमको बना देते हैं मुख्यमंत्री क्या उन्होंने तो ताकत लगाई, जो आप बता रहे हैं वही तरीके सरकार देंगे मुख्यमंत्री बनने के। कभी नहीं कहा उन्होंने कभी अपने आप को मुसलमान की पार्टी में नहीं कही। मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान की पार्टी में ले आया हूँ सिर्फ इसलिए कि हिंदू लीडरशिप की पार्टी सरकार में स्कूल में नाकाम रही है। तो हम हिंदू भाइयों से ये कहते हैं कि भाई 65 साल हमने देश की तरह हिंदू लीडरों को अपना माना, उनकी लीडरशिप को तस्लीम किया, तो एक मतलब तुम भी ईमानदारी के साथ हमारी लीडरशिप को तस्लीम करो और 5 साल से बेकार देना। पाकिस्तान के बना कर देना। अगर हम गलत रास्ते में चलेंगे तो हम तो बहुत साफ बात करते हैं। जिसे आप बोल रहे हैं मौलाना असद मोहनी वगैरह जो है पार्लियामेंट राज्यसभा मेंबर बनने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, तो ये उनमें क्यों नहीं है? इसलिए तो वो कहते हैं कि मैं सियासी पार्टी नहीं हूँ, तो लोग जनरल कंट्रोल के लिए हैं। मौलाना साहब क्या ये लेकिन जब जैसे इलेक्शन आता है ये सारे मसाजी मेढक की तरह ऐलान करना शुरू कर
मुसलमान हकनी हो, नकली चाहे फलाने हो चाहे ठिकाने हो। मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। मैंने कहा मौलाना आपको यहाँ खाते थे, हिंदुस्तान में 2 आदमी खाते हैं मौलवियों को, क्या की बात करने की। एक बदरुद्दीन अजमल को, कामिल रसादी को, जिन्होंने मौलवी की हैसियत से पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। देखिए, अब आप अपने हिसाब से मुझसे एक सवाल पूछा गया था कानपुर में 2009 में कि आप प्रज्ञा ठाकुर और पुलिस को मुस्लिम मानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मुस्लिम मानता हूँ, मेरी अदालत से मुस्लिम क्या है। किसी अदालत मुस्लिम क्या है, मुस्लिम मैं मान जाऊँगा। मैं अपने बच्चों को मुस्लिम मानता हूँ और कन्या प्रवेश वगैरह को मैं हिंदू मुस्लिम मान दूंगा। मैं भगवत दर्जे की बात नहीं करता, या मैं इस्लामी आतंकवाद की बात करता हूँ, मैं भगवत दर्जे की बात करता हूँ। मेरा सीधा मानना है जिस मुल्क में सरकारें आतंकवाद फैलाती हैं। कितने साल में कर रही है सरकारें? सवाल का जवाब नहीं आया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा, जुबान अपनी बात से न निकलवा, मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी, बहुत से मुसलमानों ने उसको बुरा भला क्या। मैंने नहीं कहा, इसलिए कि वो मुनाफिक नहीं था। हाँ। और मुनाफिकों से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचता है सामने वाले दुश्मन से नहीं। मैं नरेंद्र मोदी को मुनाफिक नहीं मानता। या देखिए, आपने उसका मानना, मुनाफिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। कुछ जबान नरेंद्र मोदी मुनाफिक नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी को टोपी ना पहनने, पूरी बात देखिएगा कि टोपी ना पहनने में जो उलमा कराम ने उसके खिलाफ बात की, मैं उसको बुरा नहीं मानता, इसलिए कि कम से कम वो मुनाफिक नहीं था, अपनी ओरिजिनलिटी को बाकी रखी। लेकिन ये जो टोपी पहनते हैं, ये 65 साल के मुसलमानों को एक दिन टोपी पहन के 65 साल के टोपी पहना रहे हैं। तो आपकी निगाह में अगर हिंदू क़यादत मोदी के आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म बनाती है तो क्या मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे, क्योंकि वो मुनाफिक नहीं है? मोहतरम, इस मुल्क का वोटर ये आमिर रसादी नहीं तय करेंगे। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने बनाया था, और मैं बैसियत मुसलमान मोदी और मनमोहन में कोई फर्क नहीं महसूस करता। ना भाजपा के जमाने में हमारे अधिकार मिले, ना कांग्रेस के जमाने में मिले। लिहाजा चाहे मोदी हो चाहे मनमोहन हो, हमारे दोनों बराबर हैं। चाहे मुलायम सिंह हो जाए, हमारे सब बराबर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बेहतर पार्टी नहीं, मैं ये कम से कम ये तो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पर घोटाले नहीं किए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मुसलमानों के अंदर दंगों से भी काफी हद तक पास हमदर्द मुसलमानों के लिए, वो तमाम लोगों की हमदर्द। सवाल पूरा नहीं हो रहा है, ठीक बात क्या हम कम्युनिस्ट पार्टी वो नक्सलियों को भी लड़ाई लड़ती है, तो सिर्फ मुसलमान की नहीं, हर अत्याचार के विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। इसलिए हम इन लोगों से उसको बेहतर समझते हैं। वो किसी जात, बिरादरी, धर्म के आधार पर नहीं किसी के साथ मामला करती। अगर जुल्म हुआ है तो जालिम के खिलाफ, अत्याचारी के खिलाफ वो बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो 24 लोगों का कत्लेआम हुआ अभी चंद दिनों पहले नक्सलियों के हवाले, तो उस हिसाब से वो जायज काम किया उन्होंने। देखिए, बात दूर तक जाएगी। ये 36 लोगों के मारने का तो बड़ा आपको दुख है, लेकिन 36,000 जो आम आदमी मारे गए इससे पहले इन सरकारों ने मारा, उनके बारे में क्यों नहीं बात होती? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, सवाल कर रहे हैं वो नक्सली बने क्यों? बात अगर होगी तो शुरू से होगी, बीच में से नहीं होगी, आधी रोटी नहीं।
पूरी बात कीजिए कि आटा कहाँ से आया, चूल्हा कहाँ से आया, बेला किसने, पकाया किसने, खाया किसने। क्या नक्सलवाद आजादी के पहले था, आजादी के बाद था? ये सब 20-25 सालों में क्यों हो रहा है? दहशतगर्दी और नक्सलवाद दोनों एक साथ पनपते हैं इस मुल्क के अंदर। नहीं, देखिए दहशत नक्सलवाद मुसलमान करे, अभी तक इन लोगों ने उसको दहशतगर्द नहीं कहा नक्सलवादियों को। अभी तक जिन सरकार की आप बात करें, जिनसे जो सवाल पूछना चाहते हैं, उस सरकार ने भी उनको आतंकवादी घोषित नहीं किया, नक्सलवादियों को अभी तक। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन आतंकवादी घोषित है। तो ये वही सवाल है। नहीं, सवाल नहीं, आप दहशतगर्दों जैसा नहीं जो दहशतगर्दी के नहीं, इल्जाम नहीं, जिस कौम पर या जिन लोगों पर लगते हैं, वो ये कह रहे हैं का कोई कौम नहीं। देखिए वो तलवार हुजूम जी, जो इन्होंने बनाया, जिस तरह बिहार में कौन सेना बनी थी, रणवीर सेना बनी, इन लोगों ने उनके साथ क्या किया, ये एक्शन क्या रिएक्शन है। मैंने जो मीडिया को 4 दिन के अंदर पढ़ा है, सुना है, देखा है, आप कबूल बोएंगे तो कभी आम नहीं पैदा होगा। और वो बार बार ये क्यों कह रहे कि हमको कर्मा ही चाहिए था, हमको पटेल ही चाहिए था। उन्होंने इनको घींच करके इनको 50 छुरी क्यों नहीं मारे, शुक्ला को, कर्मा को पकड़ के मारने के बाद आता है कि 78 छुरे मारे, क्यों? उनके गुस्से को समझिए, क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे कुछ है। कोई नफरत काम कर रही है कि मरने के बाद उसको मारा जा रहा है, गोली मारने के बाद छुरा उसके ऊपर भोंका जा रहा है। आप मुल्क में कई लोगों को नहीं, मैं नहीं कर, आप अगर समझते हैं तो अच्छी बात है। एक्शन करिए है कि चाकू घोपना बार बार वो नफरत जताता है, तो नफरत की वजह सरकार को इलाज करनी चाहिए। और कांग्रेसियों को खासतौर पर, इसलिए कि कांग्रेस को हमला था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हमला था, तो कांग्रेसियों को अपना मुहासबे को क्या कहते हैं हिंदी में, मुहासबा बताओ सर, अंग्रेजी में बता दीजिए जी। आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर उन्होंने कर्मा को ही क्यों, या 1-2 लोगों के साथ ही क्यों, उन्होंने जो दूसरे वाले उन्हें खेत जताया है। मैंने टीवी पर देखा है कि उन्होंने खेत जताया कि जो लोग गेहूं के साथ घुल मारे गए हैं, मैं उनके लिए खेत जताता हूँ, छोड़ जाता हूँ। ये इस बात की अलामत है कि उसको नफरत थी उनसे, जीवन की वजह से। नक्सलियों का ये कदम काबिले मजम्मत है कि नहीं? देखिए, हर वो आदमी जो कत्ल करे वो निंदनीय है, ये अच्छा काम उन्होंने किया है। नक्सलियों ने उनके मार के अच्छा काम नहीं किया है, हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। हम तो चाहते कि वो अपनी ताकत बनाते, पॉलिटिकल उसमें आते, मेन धारा में आते, और आने के बाद कर्मा को कानून से, अदालत से सजा दिलाते। जो काम आज हम डीजीपी वगैरह से, खालिद मुजाहिद से करके इन लोगों ने इतने दिन से बदल दिए, आज हमने कोशिश शुरू की है। आज हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बदला हाउस इनकाउंटर हुआ। वहाँ पर बुखारी साहब थे, वहाँ अरशद साहब भी थे, महमूद साहब भी थे, मिली कौंसल, दिल्ली कौंसल, जितनी कौंसल थी सारी मौजूद थी। हजारों तंजीमें मुसलमानों की वहाँ मौजूद थी। एक FIR आज तक दर्ज नहीं करा पाए।
मर्यादा